जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 19 क्वेश्चन मिलते हैं। इन 19 क्वेश्चन में से दोस्तों आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, आप लोग लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों एक बार बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि अजय स्थिर पानी में 52.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है तो उसे एक स्थान पर नाव ले जाकर वापस लाने के लिए कुल 90 मिनट का समय लगता है, तो स्थान की दूरी बताइए। दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है। दोस्तों टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जब एक बार नाव जब चला रहा है, स्थिर पानी में जो नाव की चाल है वह क्या है, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बहाव कितना है, नदी की बहाव पानी की चाल क्या है, 17.5 है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, व्यक्ति बहाव के साथ जाएगा। ठीक है, एवं नदी के जिधर पानी बह रहा है उधर जाएगा और फिर वापस आएगा। जब पानी की दिशा में ही नाव चलाएगा तो उस समय चाल जुटता है। इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, b + w बराबर हो जाएगा दोस्तों 52.5 प्लस 17.5 जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा। इसकी सापेक्षिक चाल 70 हो जाएगी। लेकिन जब वापस आएंगे तो विपरीत दिशा में आएंगे हम लोग, तो b - w का मान क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए आप लोग, आंसर आपके सामने हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस को हमने d मान लिया है। स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार गया है बहाव के साथ 70, एक बार आया है तो 35। टोटल कितना टाइम लग गया है, ये टाइम ही है। टोटल कितना टाइम लग गया दोस्तों, 90 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से काटिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुना इधर, इसका गुना इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 + 70 d, तो 105 d हो जाएगा दोस्तों। 105 d बटे में 70 गुना 35 कर दीजिए, बराबर 3/2। ठीक है, देखिए काटेंगे जब इसको आप, 35 तिया 105, 3 से कैंसिल। ठीक है, 2 से काटिए 70 कटेगा कितनी बार में, 35 बार में। ठीक है, तो d का मान दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। d है दूरी है। ठीक है, 35 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगर दोस्तों आप समझ में आ गया है आपको, तो एक बार दोस्त आप कमेंट बॉक्स में y लिखेंगे। जिनको नहीं समझ में आया है एक बार n लिखिए। देखिएगा दोस्तों, जिनको नहीं समझ में आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। चलिए भैया, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आइए सभी लोग जल्दी से, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया इस सवाल में, P, Q और R का औसत भार 53 किलोग्राम है। यदि P और Q का औसत भार 47 किलोग्राम है तथा Q और R का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो Q का भार किलोग्राम में बताइए।
तीन बंदे हैं PQR, इनका योगफल निकाल लीजिए, इनका योगफल निकालिए तो क्या होता है, योगफल बराबर औसत गुना जितने संख्या है, औसत गुना संख्या। तो 53 गुणे 3 कर दीजिए, 53 गुना 3 करेंगे तो 159 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से P प्लस क्यू का निकाल दीजिए, P प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 47 गुणे 2 कर दीजिए तो 94 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 94। उसी प्रकार आप यहाँ से निकालेंगे, देखिए Q और R का औसत भार 48 है, तो Q प्लस R कर दीजिए, 48 दूना क्या होता है 96। ठीक है, 48 दूना 96। इन सभी को जोड़िएगा जब दोस्तों, इन सभी को इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10, 9 9 18, 1 19, 190 हो जाएगा, 190। हमें किसका निकालना है, Q का भार निकालना है, तो Q का निकालेंगे, Q का निकालना है। ठीक है, तो PQR जो है इसका मान घटा देंगे, तो Q का मान निकल ही जाएगा। Q 2 बार है तो PQR का मान घटाइएगा तो एक Q का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 190 माइनस का 159 घटा दीजिए भैया, घटाइएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। घटाएंगे दोस्तों तो 31 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, घटाने के बाद दोस्तों 31 ही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि 9 अंकों की संख्या 7 5 5 x 3 6 7 8 y 45 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का अधिकतम मान पूछा गया है। 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, 9 पंजे 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, हमें अधिकतम मान लेना है तो अधिकतम मान लेंगे। देखिए कोई संख्या 5 से कब कटती है, जब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। अधिकतम लेना है तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, अधिकतम क्या हो जाएगा 5, यानी y का मान दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। y का मान यहाँ पर क्या होगा तो 5 होगा। कोई संख्या 9 से तब कटती है जब अंकों का योगफल 9 से कटता हो, तो इसमें हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा जहाँ जहाँ जोड़ने पर 9 बनेगा उसको ख़त्म कर दीजिएगा, 6 3 9 ख़त्म, 5 5 10 7 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 का मतलब 8, 8 7 15, 15 15 का मतलब क्या हो जाएगा 6, और 8 6 14, 14 का मतलब 5, और 5 ये 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब क्या 1। तो यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे कि 1 में जोड़े दें तो 9 बन जाए, तो यहाँ पर आप कहेंगे 8 रखेंगे, क्या रखेंगे तो 8 रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका योगफल पूछा है, इन दोनों का योगफल पूछा है, तो योगफल क्या हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 13 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बताइए हमने क्या किया है, इसमें अंकों का योगफल किया, डिजिटल सम लगा दिया है दोस्तों, जोड़ के 9 यहाँ बना उसको ख़त्म कर दिए। ठीक है, बताइए कोई समस्या है तो बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए भाई, अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है
और तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 150 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का क्या बताना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बतानी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बतानी है दोस्तों। चलिएगा, 3 भुजाएं हैं, यल बी एच होता है, यल प्लस बी प्लस एच, इसका मान क्या दिया है, तो 20 दिया है, इसका मान 20 दिया है। इनके वर्गों का योगफल भी दे रखा है, तो कहेंगे यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसका मान क्या दिया है, तो 150 दे रखा है, 150। ठीक है भाई, इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो यल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, इसका मान आपके सामने है 150। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर, इसका मान क्या है 150। 150 जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर पहले से ही क्या है 200 है, 400, यहाँ पर क्या है, पहले से ही यहाँ पर 400 है, तो 400 में से दोस्तों क्या घटेगा, 150 घटा दीजिए। तो 150 जब घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई, 150 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 250, 250। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 250 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर अगला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या बोला गया है कि एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1972 रुपये है। सभी मूल्य वर्गों के समान संख्या में सिक्के हैं। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या आपको बतानी है। देखिए, एक बक्सा है, इसमें कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये, यानी 3 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के सिक्के हैं, तो 3 प्रकार के सिक्के हैं। अगर हर एक सिक्का देखिए इसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, अगर सिक्कों की संख्या समान है, जो इनके मूल्य वर्ग हैं समान संख्या है सिक्कों की, तो सिक्कों की संख्या समान है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हर एक प्रकार की जो सिक्कों की संख्या है यक्स रुपये है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के हैं, तो यक्स ए भी है, यक्स ए भी है और यक्स ए भी है। तो कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल आपका जवाब होगा 3 यक्स हो जाएंगे। कितने यक्स हो जाएंगे, 3 यक्स। तो कहने का मतलब ये है, इसमें आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कट जाए। जो भी ऑप्शन 3 से कट जाएगा वही इसका उत्तर होगा। देखिए 6 2 8, ऑप्शन नंबर डी को चेक करिए, 6 2 8 3 से नहीं कटता है, और 8 2 10 3 से नहीं कटता है, और यहाँ से 3 तो खत्म हो जाएगा, 8 2 10 3 से नहीं कटता है, यहाँ पर ये 3 खत्म, 8 4 12, 12 में 3 से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के सिक्के हैं, तो इसमें हर एक प्रकार के सिक्के को यक्स मानेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल जो होगा वही इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, जो 3 का मल्टीपल होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, ये तो इसका थॉट प्रोसेस था, आप लोगों ने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हो जा रहा है, उनके लिए मैं बताता हूँ। चलिए, हम मानते हैं कि 5 रुपये के सिक्के यक्स हैं, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, टोटल कितने रुपये हो जाएंगे 5 यक्स, प्लस 2 रुपये के सिक्के यक्स हैं तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे 2 यक्स, प्लस यहीं पर 10 रुपये के सिक्के अगर जो यक्स सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 10 यक्स। टोटल कितने रुपए हो गए हैं यहाँ पर दिया है 1972 रुपये, 1972 रुपये, ठीक, 1972। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 यक्स, 17 यक्स बराबर 1972, ठीक, 17 यक्स बराबर 1972। 17 से काटेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा 116, 116, ठीक है, 116 हो जाएगा, यक्स का मान 116 हो जाएगा। तो यहाँ पर 116 हो गया है, तो टोटल कितने सिक्के माने गया है, यक्स सिक्का, यक्स सिक्का, यक्स सिक्का, ठीक है। तो कुल कितने सिक्के हो जाए 3 यक्स, तो 3 गुना 116, 6 3 18, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, 348 ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह अनुपात समानुपात का प्रश्न है। यदि ए संबंधी बी बराबर क्या है 3 संबंधी 4, बी सी बराबर क्या है 5 संबंधी 6, सी डी संबंधी डी क्या है, सी संबंधी डी क्या है 12 संबंधी 17। तो ई डी का मान आपसे पूछा गया है, ई डी का अनुपात पूछा गया है। पहले आप सबका अनुपात निकाल लीजिए, ए संबंधी बी संबंधी सी और डी। ए बी का क्या है, तो ए बी का है 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4। बी सी का क्या है, तो 5 संबंधी 6। सी डी का क्या है 12 संबंधी 17। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 आएगा। हमें किसका निकालना है, ए संबंधी डी का। तो बी और सी से कोई मतलब नहीं है, इसको ख़त्म कर दीजिए, इसे कोई मतलब नहीं है। इसको काटेंगे आप, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 यहाँ से कैंसिल, 3 5 15 और 17 दूना 34, 17 दूना 34, 15 संबंधी 34 इसका अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 15 संबंधी क्या 34, 15 संबंधी 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों यक्स का मान दे रखा है √3 + 1 बटे √3 - 1। यक्स का मान दिया है, यहीं वाई का मान यहाँ पर दिया है, वाई का मान दिया है यहाँ पर √3 - 1 बटे √3 + 1। अब इसका दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका करेंगे आप रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण। कैसे होता है, नीचे का जो मान है यहाँ पर, इसके जो बीच का चिन्ह है इसको बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब बीच का चिन्ह बदलेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी √3 + 1 बटे √3 + 1। वही काम यहाँ भी करेंगे, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। चलिए इसको हल करिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे। तो √3 + 1, √3 + 1 का गुना करेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर का नियम लगा देंगे, तो पहले का वर्ग √3 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 3, दूसरे का वर्ग प्लस
दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो दोनों के गुणनफल का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 1 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 1 4, इसको जोड़िए 3 1 4। ठीक है, तो 4 + 2 करने में 3, यहाँ से आप 4 और इसमें 2 है, तो इस 4 में भी 2 है और इसमें 2 तो है ही है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का करने में 3। उसी प्रकार यहाँ भी करिए, तो यह √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ भी 4 3 1 4 होगा, 4 में भी 2 है, यहाँ भी 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस का √3। ठीक, किसका मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको यहाँ पर निकालना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मान किसका निकालना है, यहाँ पर गलती है, ये प्रिंटिंग टाइपिंग के दौरान मिस्टेक है, यहाँ पर मान इसका नहीं निकालना है, मान निकालना है दोस्तों x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका मान निकालना है, इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान रख देंगे, सीधी सी बात, x का मान क्या रखेंगे 2 प्लस का √3 और प्लस y का मान क्या है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मान किसका पूछा गया है, तो मान पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। अच्छा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है, सॉरी हाँ, इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए x प्लस वाई, यानी x का मान क्या आपने निकाला है 2 प्लस का √3। ठीक, प्लस y का मान क्या है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 गुना x का मान 2 प्लस √3, y का मान 2 माइनस √3। इसको देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ये तो हो गया 16। ठीक, इसको क्या यहाँ से इसका मान क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी 16 में से 2 घटाइए क्या बचेगा दोस्तों 14, 16 में से 2 घटाइए क्या बचेगा 14 बचेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा भाई 14, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 14। कोई दिक्कत परेशानी हो बताइए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको लगाने का भी क्या आसान तरीका होता है बताते हैं। पहले नंबर क्या बोला गया है, यदि आप 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं
तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, यानी 3 का प्रयोग कितनी बार करेंगे जब 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं। तो देखिए इसका एक आसान सा तरीका होता है, आप लोग कहीं कॉपी में बगल में नोट कर लीजिए। क्या होता है, n इंटू 10 टू द पावर n-1। ठीक है, ये होता है इसका तरीका, ये समझिए फार्मूला इसका है, बस इसको आप लोग नोट कर लीजिए। n इंटू 10 टू द पावर n-1। अभी आपको क्या करना है, 1 से 100 तक की गिनती लिखनी है, 1 से 100 तक लिखनी है। तो जो 100 है इसको ध्यान से समझिए, 100 जो है 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, n का मान जो घात होता है वही n का मान होता है। तो घात क्या है, 2 है, तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब इसी में इसका मान रख दीजिए, n की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो रखिए 2 गुना 10 पे पावर 2 माइनस 1, 2 गुना 10 पे पावर 2 माइनस 1 यानी 10 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी 10 दूना 20। यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप 3 को 20 बार प्रयोग करेंगे। कितनी बार प्रयोग करेंगे, 20 बार प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी दिक्कत है दोस्त आप लोग तुरंत बता सकते हैं। आप ज़रा बता दीजिए हमें, अगर एक एग्जाम्पल है यहाँ पर दे रहे हैं, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखने में आप 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। 1 से लेकर 1000 की गिनती लिखते हैं अगर, तो आप 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, ज़रा बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं भैया, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। यदि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो सी की सहायता से वे कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपये का भुगतान किया जाता है तो ए का धनराशि बताइए। ए को कितना मिला है, देखिए जो ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए काम को कर सकता है 12 दिन में, बी काम को कर सकता है 15 दिन में, लेकिन इन सी की सहायता से, यानी ए बी और सी, इन तीनों ए और बी सी की जब सहायता लेते हैं तो तीनों मिलके इस काम को 5 ही दिन में निपटा देते हैं। टोटल काम क्या है, तो टोटल काम जो होगा इन तीनों का लघुत्तम होगा। क्या होगा लघुत्तम, इन सभी का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों, इन सभी का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और यहाँ से 5 बरहिया में 60। ठीक है, क्या पूछा गया है, एक की धनराशि क्या है, तो टोटल जो पैसा मिला है इनकी क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। याद रहे दोस्तों, क्षमता जितना रहेगा उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, क्षमता के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। टोटल कितना मिला है, पैसा भुगतान किया गया है 960 रुपये। तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है भैया, 12 है। तो 12 का मान क्या है यहाँ पर, 12 का मान 960 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा यहाँ से 80। एक का मान 80, ए का मान पूछा गया है तो 5 का मान पूछा गया है, 5 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40, 400। 400 इसका सही उत्तर है। ए को मिलेगा कितना, आपका जवाब होगा 400 रुपये। ए को कितने रुपए मिलेंगे दोस्त, तो 400 रुपये भुगतान किए जाएंगे, किसको, ए को। तो आप लोग बता दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में भैया बी को कितना भुगतान किया जाएगा, बी को कितना भुगतान किया जाएगा और सी को कितना भुगतान किया जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बी और सी को कितना भुगतान किया जाएगा अलग अलग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सरलीकरण का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से दोस्तों, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से तैयारी मेहनत से कर रहे हैं तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर मांगता हूँ उसका आप लोग आंसर पहले ही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला कदम आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 आ गया है।
प्रश्न नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, बता देंगे भैया इसका राइट आंसर कितना होगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का एकदम से बिल्कुल से सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बताइए। पहला नंबर है आपको सवाल को पढ़ने का। राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर और 20% किताब पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंत में 12,565 रुपये की बचत की है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उसका मासिक आय आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलिए बताइए इसका मासिक आय कितना होगा। मासिक आय दोस्त यहाँ पर आपको बताना है कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताब पर, 30% कपड़ा पर खर्च करता है। टोटल कितना खर्च कर लिया? 15 + 20 + 35 है, सॉरी 15 + 20 + 30 है, सबको जोड़ेंगे तो 65% इसने खर्चा कर दिया है। टोटल इसके पास इनकम कितना था? 100%, 100%। 100% में से 65% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचाया कितना? 35%। उसकी मासिक आय को हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए यक्स रुपये है, तो यक्स का 35% यहाँ पर क्या है दोस्त? बचाया है, तो 35/100 यहाँ पर हो जाएगा। कितना बचत किया है? तो 12,565 रुपये का बचत किया है। ठीक है, काटिए, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 1 कम 5, 5 3 15, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 4 बचेगा, 7 3 21, 4 बचेगा। ठीक है, 7 5 35, 6 बचेगा, 7 9 63। ठीक, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 359, 359 गुणे 100 करेंगे तो गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, 359 00। ठीक है, 300 यानी 359 के बाद 00 आने वाला है। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो नहीं इसमें? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए भैया, अगला प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भैया इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है, यदि महत्तम समापवर्तक 5 है तो निम्न में से संख्याएं हैं। निम्न में से संख्याएं हैं, देखिए किन दो संख्याओं का लसअ जो है 60 आ रहा है, तो 60 किसका आएगा? इसका आएगा, पहले ऑप्शन का 60 लसअ आएगा, लेकिन मसअ 5 आ रहा है, 5 से कटना चाहिए, 5 चौको 20, 5 छक 30। ठीक है, तो इसका तो मसअ 10 आ रहा है। ठीक है भैया, इसका मसअ क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा देख लीजिए, इसका लसअ जो है 60 आइबा नहीं करेगा, इसका तो लसअ 60 आएगा, लसअ 60 होगा, लेकिन मसअ 5 आएगा नहीं, 5 से काटेंगे तो कटना चाहिए, 5 3 15, 5 चौको 20, एकदम बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याएँ आ रही हैं, स्वाभाज्य संख्याएँ आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन को चेक करना है, जिसका लसअ और मसअ क्वेश्चन में जो दिया है उतना आ रहा है तो सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, 2 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1100 रुपये और 130 रुपये हैं, तो साधारण ब्याज पर निवेशित मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित मूलधन का अनुपात बताइए कितना होगा।
चलिए यहाँ पर क्या बताने हैं आपको, अनुपात बताने हैं। ठीक है, अनुपात यहाँ पर दोस्त आपको बताना है। यहाँ पर 2 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20%, 20%। ठीक है, 20%, क्योंकि आर टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो आर क्या है 10, टी क्या है 2, 10 गुना 2 करेंगे 20%। ये ब्याज कितना दिया है दोस्त, तो 1100 यहाँ पर दिया है, 1100 दिया है। मूलधन क्या हो जाएगा 100% होता है, तो 5 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 5 से गुना करेंगे तो 11 5 55, 5500 क्या हो जाएगा यहाँ पर मूलधन हो जाएगा साधारण ब्याज के लिए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष की बात है, 10% सक्सेसिव लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 21%। 21% का मान क्या है 130 है। ठीक, 21% का मान यहाँ पर क्या है 130, तो 100% का मान निकाल लीजिए, मूलधन यहाँ से भी पता चल जाएगा 130 बटे 21 गुना 100। ठीक है, आपसे क्या पूछा, अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल दीजिए। मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा 5500 संबंधे 130 बटे 21 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, तो 55 का गुना क्या हो जाएगा 21 में, 55 का गुना 21 में करिएगा, 55 का गुना 21 में करिएगा, 55 गुना 21 और 130 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इधर देखिए सब में क्या है लास्ट में एक अनुपात है, तो 130 से भाग किया गया होगा, 130 से भाग करेंगे, संबंधी इधर क्या बचेगा तब 1 बचेगा। अब जब 130 से भाग देंगे तो 13 से कटने वाली संख्या ऊपर है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा। तो एक ही तो विकल्प दशमलव में है, एक ही विकल्प यहाँ पर दशमलव में है, ऑप्शन नंबर ए। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है दोस्त। यदि ए का 20% बराबर बी है, तो ए और बी के 53% के बीच का अंतर बी का कितना प्रतिशत है। चलिए क्या बोला गया यहाँ पर, ए का 20%, 20% का मान 1/5 होता है, बराबर क्या है बी है। ठीक है, तो ए बटे बी का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, ए बटे बी का मान निकालेंगे, तो ए बटे बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। यानी ए का अनुपात क्या है 5, बी का अनुपात क्या है दोस्त, तो बी का अनुपात 1 है। बी का अनुपात क्या है, तो बी का अनुपात यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, बी का अनुपात यहाँ से 1 हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए बी का अनुपात अगर यहाँ पर 1 है, 1 और ए का क्या है 5 है, तो यहाँ पर बोला गया है ए और बी की 53%, ए और बी के कितने 53%, तो ए का अनुपात क्या है 5 है और बी का क्या है, तो बी का अनुपात 1 है, तो 1 का प्लस करेंगे, 1 का 53%, ए का 53%। ठीक है, ए का 53% के बीच का अंतर, सॉरी यहाँ पर अंतर की बात किया गया है, अंतर, तो यहाँ पर अंतर का यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 500 भाई क्या जब गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 5 का गुना 100 में तो 500, 500 में से 53 घटाइए क्या हो जाएगा, 500 में से दोस्तों 53 घटाइए तो 447 आएगा, 447 आएगा बटे क्या हो जाएगा 100/100। ठीक है, अरे तो यहाँ तक का काम बन गया, बीच का अंतर तक का काम बन गया। अभी जो अंतर है बी का कितना परसेंट है, तो बी का मान क्या है 1 है, 1 का जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से 447/100
बटे 100 और गुना 100 हो जाएगा। तो 100 से तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 100 से कैंसिल, यानी 447% इसका राइट आंसर होगा। कितना परसेंट? 447%, ऑप्शन नंबर सी। 447% प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भैया आपके सामने। चलिएगा, चीनी की कीमत 52% की वृद्धि होती है। मोहन अपने व्यय में केवल 14% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने परसेंट कम करना चाहिए? खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए दोस्त? तो समझ लीजिए यहाँ पर आप लोग। चलिएगा, देखिए उसका जो कीमत था 100% था, 100 मान लिए। कितना बढ़ गया? यहाँ पर 52% बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया? 152 हो गया। 100 कितना हो गया? तो 152 हो गया। कितनी इसको कमी करनी चाहिए खपत में? तो खपत में कमी करनी चाहिए 14%, सॉरी 14% कमी नहीं, 14% वृद्धि करनी चाहिए। उसका जो खर्चा है दोस्तों, खर्चा में केवल 14% वृद्धि करना चाहता है वो, यानी 114 ही वो करना चाहता है। 14% खर्चा में सिर्फ और सिर्फ वह है 14% की वृद्धि करना चाहता है, मतलब वह 114 पर लाना चाहता है। तो उसको कितने परसेंट की कमी करना चाहिए अपनी खपत में? तो देखिए 152 से 114 आया, कितने की कमी हुआ है यहाँ पर? तो कितने की कमी हुआ दोस्त? 38 का 38 का कमी हुआ है। किस पर कमी हुआ है? तो किस पर कमी करेंगे? 152 पर कमी करेंगे। जो पैसा बढ़ा भैया उसी पर तो कमी होगा, तो 152 पर कमी करेंगे, गुना 100 कर दीजिए, गुना 100। 38 से काटेंगे तो 38 से काटेंगे, 38 चौको 152, 4 बार में कैंसिल। 4 से काटेंगे तो 4 से काटिए 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल, यानी 25%। कितने परसेंट? तो 25% अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी उसको? 25% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 25% इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिएगा, एक साइकिल को 20% की हानि पर 1120 रुपये में बेचा जाता है। अब 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? चलिए भैया आइए, 20% हानि मतलब 80%। 80% पर बिका है कितने में? 1120 में। 40% का लाभ कमाना चाहता है तो वो कितने में बेचेगा? 140 पर बेचेगा। 140 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1120 बटे 80 गुना 140, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 14 बट्ठे 112, 14 बट्ठे 112, 14 बार में कैंसिल, यानी 0 तो होगा करेगा है, यानी 140। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 और एक 0, 1960 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना? 1960, ऑप्शन नंबर बी 1960 इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्त। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। रघुपति और परमेश्वर की आयु क्रमशः 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। 16 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः 3 संबंधी 5 के अनुपात में थी। परमेश्वर की वर्तमान आयु बताइए। दो बंदे हैं, एक है रघुपति और एक है परमेश्वर। इनकी आयु किस अनुपात में है? तो 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। 16 वर्ष पहले यानी 16 साल की उम्र सबका घटेगा, दोनों का घटेगा। क्या था इनका अनुपात? 3 संबंधी 5 के अनुपात में थे। 5 पच्चे 25, 7 तियाँ 21, 4 25, 4 बराबर। 5 और 3 का अंतर 2, 2 का गुना 16 में करेंगे तो 16 गुना 32, 4 अट्ठे 32। एक अनुपात का मान क्या हो गया दोस्तों? एक अनुपात का मान 8 हो गया। तो परमेश्वर की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो परमेश्वर की वर्तमान आयु क्या है? 7 है। तो 8 7 56 वर्ष, 56 वर्ष इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 56 वर्ष इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है भैया कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है,
थोड़ा सा दोस्तों इसमें लगता है कि मिस्टेक है, और अगर सही है तो आप लोग हमें ज़रा बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे क्या इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि पिघलाकर 8 बराबर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, सभी 8 छोटे छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? यदि पाई का मान, यहाँ पर यह नहीं है दोस्त, ये पाई है, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करनी है। गोले का देखिए, जब किसी भी 3D फिगर को आप बदल कर, एक रूप से बदल कर उसको पिघला करके जब कोई दूसरा चीज़ बनाते हैं, तो उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होता है? उनका जो आयतन होता है वह कॉमन होता है। तो आयतन को कांस्टेंट कर देंगे, बराबर कर देंगे, बराबर होता है तो बराबर कर देंगे, आयतन नहीं बदलता है दोस्त, आयतन बराबर होता है। तो जब जो बड़ा गोला है उसका जो आयतन है छोटे गोले के आयतन के बराबर कर देंगे यहाँ पर हम लोग। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, बड़े गोले के लिए कैपिटल आर मान लेंगे, पाई आर क्यूब। ये बराबर किसके हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के, छोटे गोले के। ठीक है, कितने गोले बनाए गए हैं? तो 8 गोले बनाए गए हैं। 8 से गुना कर देंगे दोस्तों, 8 से गुना करिए। यहाँ पर देखिए 4/3 पाई कैंसिल यहाँ से इधर। ठीक है, आर का मान क्या है? 14 है, 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, 14 गुना 14, 14 गुना 14 बराबर 8 आर क्यूब। देखिए इससे काटेंगे, सब कट जाएगा यहाँ पर 7 बार में। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? तो आर का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। क्लियर है? 8 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल पूछा गया है। एक छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 7 से कैंसिल। यहाँ से देखिए 8 7 56 का गुना 11 में करिए तो क्या हो जाएगा? 56 का गुना 11 में करिए तो 6 6 5 11 और 5 1 616 हो जाएगा। ठीक, 616। यह एक छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऐसे कुल कितने गोले हैं? तो आपका जवाब होगा 8 गोले हैं। तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए, बस 8 से गुना कर दीजिए दोस्तों। 8 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हासिल का 4, 8 कम 8 4 12 के 2, 8 छक 48 के 48 के 8 हासिल 4, 8 कम 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 8 छक 48, 48 1 49, यानी 4928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों ये 19 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं अपने मन से? ईमानदारी से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। ठीक है, और जो सवाल हमने आपको लगाने के लिए दिया है उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे दोस्त क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।